हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका 247 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो हम क्लास 10th में टर्म 2 के लिए अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज देख रहे थे और इस सीरीज में ऑलरेडी हमने 7 लेक्चर्स देख लिए हैं और ये वाला लेक्चर हमारी सीरीज का 8वां लेक्चर होगा। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट तरीके से ये रिकॉल कर लेते हैं कि सीरीज में अभी तक जो हमने 7 लेक्चर्स देख लिए उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने सीखा। तुम्हारी सीरीज का जो सबसे पहला लेक्चर था वो एक स्ट्रैटेजी वीडियो था। वहां पे हमने ये सीखा सर कि दुनिया का कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन, दुनिया का कैसा भी केस बेस्ड क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, उस सवाल को बिल्कुल तेजी से, इसके साथ साथ बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद का जो दूसरा और तीसरा लेक्चर था वहां पे हमने अपने चैप्टर सर्कल्स के 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद का जो चौथा और 5वां लेक्चर था वहां पे हमने अपने चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, इस चैप्टर के 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके बाद का जो छठा और 7वां लेक्चर था यहां पे हमने अपने चैप्टर एपी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इसी को फॉलो अप करते हुए इस वाले लेक्चर में भी अपने चैप्टर एपी के एक बहुत तगड़े, बहुत शानदार, जानदार, मजेदार केस बेस्ड क्वेश्चन को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं उसी बात को रिपीट करना चाहूंगा जो कि सीरीज के हर लेक्चर में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो, फिर भी आप लोग नहीं सुन रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में गांठ बांध लो कि सीरीज के जो शुरुआत के 15 से 20 लेक्चर्स होंगे ना, ये सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्ट्रा की पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलो, इस बात के 90% चांसेस हैं कि आपने बेसिक मैथ लिया है या फिर आपने स्टैंडर्ड मैथ लिया है, आपके पेपर में जो केस बेस के सवाल आएंगे वो डायरेक्टली इन्हीं शुरू के 15-20 लेक्चर के होंगे। ये आप मान के चलो, इस बात के 90% चांसेस है, 90% प्रोबेबिलिटी है। अब कहोगे सर आप ये बात इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो? प्रिंस सर ये बात इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इन शुरू के 15-20 लेक्चर्स में प्रिंस सर ने जितने भी सवाल लिए हैं, जितने भी केस बेस के क्वेश्चंस लिए हैं, ये सारे सवाल सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किए गए ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं, इसलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा। ये बात आप लोग बार बार भूल जा रहे हो, इस बात को बिल्कुल भी ना भूला करो। इसलिए कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो, अच्छे से समझो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी फायदा मिल सके। सर तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। सर ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बहुत अच्छे से यह क्लियर कर दिया था कि कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन हो, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्टोरी वाला पार्ट, उसके बाद फिगर वाला पार्ट आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और फाइनली सवालों वाला पार्ट। और हर पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी है यह भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। तो उन बातों को दिमाग में करिए रिकॉल और अब देखते हैं अपने सवाल का सबसे पहले स्टोरी वाला पार्ट और लगाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। तो ये रहा स्टोरी वाला पार्ट आपकी आंखों के सामने। तो दिख रहा है सर की जो स्टोरी है, जो कहानी है, काफी छोटी सी है। अब छोटी कहानी के लिए स्ट्रैटेजी जानते हैं सर कि फटाफट तरीके से पूरी कहानी पढ़ लेते हैं और कहानी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले फटाफट कहानी देखते हैं। सर कहानी में बोला जा रहा है कि योर एल्डर ब्रदर wants to buy a car and plans to take loan from a bank for his car. He repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month, starting with the first installment of rupees 1,000. If he increases the installment by rupees 100 every month, answer the following. अब यहां जो बात बोली गई है इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा लोन के बारे में समझना जरूरी है। तो लोन किस चिड़िया का नाम है ये मैं आप लोगों को पहले समझाता हूं एक छोटे से एग्जांपल से। आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लोन का मतलब पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि लोन का मतलब क्लियर होगा तभी आपको सवाल की कहानी क्लियर होगी। तो अब जो बोलूंगा इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखो
कभी भी हमें मार्केट से अगर कुछ ऐसा खरीदना है जिसके लिए पैसे अच्छे खासे लगते हैं, लेकिन हमारे पास पहले से उतने पैसे नहीं है, तो हम क्या करते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे मार्केट से 1000 रुपए का कोई सामान खरीदना है, लेकिन मेरे जेब में सिर्फ 700 रुपए है, तो सर 300 रुपए की कमी है। तो इस कमी को हम कैसे पूरा करते हैं सर? उधार मांग के पूरा करते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर हमें कोई ऐसी चीज खरीदनी है जिसके लायक हमारे पास पहले से पैसे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं? हम उधार लेते हैं। किससे उधार लेते हैं सर? तो हम अपने दोस्तों से उधार ले सकते हैं, हम अपने रिलेटिव से उधार ले सकते हैं, या फिर हम बैंक से भी उधार ले सकते हैं। और याद रखिएगा, ये जो उधार हम बैंक से लेते हैं ना, इसी का एक स्पेशल नाम है लोन। तो क्या याद रखिएगा सर कि जो उधार हम बैंक से लेते हैं उसी का एक बढ़िया सा स्पेशल सा नाम है कि आपने बैंक से लोन लिया है। तो बैंक से लोन लेने का सिंपल सा मतलब यह है कि आपने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए हैं, दैट्स इट। अब समझना, उधार के बारे में थोड़ा और समझते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर आप अपने जरूरत के हिसाब से किसी से भी उधार लोगे, आप अपने दोस्तों से लो, आप अपने फैमिली मेंबर से लो, मम्मी पापा से लो, कहीं से भी अगर उधार लोगे, तो एथिक्स क्या कहता है सर? अपनी मॉरल ड्यूटी क्या कहती है? तो हमारे एथिक्स, हमारे मॉरल ड्यूटी ये कहती है कि कम से कम समय में वो जो अमाउंट हमने उधार लिया है उसको वापस कर दे। तो हमारे मॉरल्स क्या कहते हैं? मॉरल्स ये कहते हैं सर कि अपने जरूरत के लिए हमने वो जो उधार वाला अमाउंट लिया था उसको कम से कम टाइम में, कम से कम समय में लौटा दे वापस उसको। यही मॉरल ड्यूटी कहती है सर। यानी कि कुल मिला के मुझे यह समझ में आता है सर कि जो उधार वर्ड होता है ना, वो टाइम फ्रेम से, टाइम ड्यूरेशन से कनेक्टेड होता है। यानी कि जब हम किसी से उधार मांगते हैं तो उसको पहले ही बता देते हैं कि देख भाई, मैं तुझसे अभी उधार ले रहा हूं, मैं तुझे 10 दिन में पूरे पैसे लौटा दूंगा। एक टाइम फ्रेम एसोसिएटेड था। मैं तुझे 1 महीने में पूरे पैसे लौटा दूंगा, मैं तुझे 2 साल में पूरे पैसे लौटा दूंगा, मैं तुझे परसों ही पूरे पैसे लौटा दूंगा। तो इतना क्लियर है सर, किसी से भी उधार लेते हैं तो उधार से एक टाइम फ्रेम एसोसिएटेड होता है सर। ठीक है, अब देखो, ये जो हम उधार के पैसे लौटाते हैं, ये पैसे लौटाने के भी 2-3 तरीके होते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो टाइम फ्रेम बोलते हैं उस टाइम फ्रेम में पैसे नहीं लौटा पाते, क्योंकि हमारे पास लौटाने के लिए पैसे होते नहीं हैं। तो एक चीज हम ये कर सकते हैं कि हमने सामने वाले से जितने पैसे उधार लिए थे उसके इक्विवेलेंट कोई सामान उसको दे दे, उसके इक्विवेलेंट, उसी के इक्विवेलेंट प्राइस वैल्यू का कोई सामान उसको दे दे कि भाई देख, मुझे पता है कि मैंने तुझसे पैसे लिए थे लेकिन लौटाने के लिए उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके इक्विवेलेंट का तू ये सामान रख ले सर। ठीक है। और तरीके क्या हो सकते हैं सर उधार लौटाने के? तो एक तरीका ये हो सकता है सर कि हम एक ही बार में टाइम फ्रेम में उधार लौटा दे। यानी जैसे कि मान लो मैंने किसी से कुछ पैसे लिए और उसको मैंने बोला कि भाई 6 महीने में मैं तेरे पूरे पैसे लौटा दूंगा। तो जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे, मैंने एक बार में ही पूरे पैसे उसको लौटा दिए। एक तरीका पैसे लौटाने का ये हो सकता है। और एक तरीका ये भी हो सकता है सर कि हम उसको एक बार में पैसे न लौटाएं, हम उसको थोड़ा थोड़ा करके पैसे लौटाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने उसको बोला कि भाई आज मैं पैसे ले रहा हूं, 2 महीने के बाद मैं तुझे पैसे लौटा दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं क्या करूंगा सर, पैसे लेने के बाद से हर दिन करके या फिर मान लो हर 3 दिन पे थोड़ा थोड़ा करके मैं लौटाता जाऊंगा जब तक कि उस टाइम फ्रेम में पूरे पैसे ना चुका दूं मैं। तो यहां पे सर उधार लौटाने का एक और तरीका क्या होता है कि एक बार में पूरा अमाउंट नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा करके लौटाया सर। ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बैंक वाले उधार की बात करता हूं जिसको हम बैंक लोन कहते हैं, तो कभी भी अगर हम बैंक लोन उठाते हैं तो नॉर्मल सिचुएशंस में, मैक्सिमम सिचुएशंस में ये जो टाइम फ्रेम एसोसिएटेड होता है सर, इस टाइम फ्रेम में हम एक बार में कभी पैसे नहीं लौटाते, हम थोड़ा थोड़ा करके लौटाते हैं। हम हर महीने करके बैंक को पैसे लौटाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो कि प्रिंस सर को कोई मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट बुक, बहुत महंगी बुक खरीदनी है जो कि इंडिया में नहीं मिलती, इंडिया के बाहर मिलती है। बुक की प्राइस बहुत ज्यादा है, 1 लाख रुपए।
आपको पता चलेगा आगे जाके जो मेडिकल्स की बुक होती है ना वो बहुत ज्यादा महंगी आती है। बहुत सारी बुक तो इंडिया में मिलती भी नहीं है सर, बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो बुक्स भी काफी कॉस्टली होती हैं। तो मान लो प्रिंस सर को 1 लाख का बुक पढ़ने का जरूरत है, प्रिंस सर के पास 1 लाख पैसे नहीं है, तो प्रिंस सर ने डिसाइड किया यार बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक से उधार ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंस सर बैंक के पास गए और उनसे उधार मांगा, बैंक उधार देने के लिए तैयार भी हो गया। अब बैंक ने क्या टाइम फ्रेम एसोसिएट किया, तो बैंक ने बोला कि ठीक है सर, आपकी बात मैं समझ गया हूं, तो आप कोशिश करना कि 2 साल के अंदर अंदर इन 1 लाख रुपए को लौटा दो। यानी कुल मिला के इस लोन अमाउंट के साथ बैंक ने कितना टाइम फ्रेम एसोसिएट किया, 2 साल का टाइम फ्रेम एसोसिएट किया। तो नॉर्मल सिचुएशन में अब प्रिंस सर बैंक को वापस पैसे किस तरीके से लौटाएंगे सर, तो हर महीने करके थोड़े थोड़े करके पैसे लौटाते जाएंगे, हर महीने करके थोड़े थोड़े करके पैसे लौटाते जाएंगे। इस तरीके से लौटाते जाएंगे कि बैंक ने जो 2 साल का टाइम फ्रेम दिया था उस टाइम फ्रेम में धीरे धीरे करके प्रिंस सर वो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए बैंक को लौटा दे सर। तो बैंक की कहानी मैक्सिमम सिचुएशंस में, जनरल सिचुएशंस में इसी तरीके के मंथली बेसिस पे चलती है। तो याद रखिएगा, जब हम बैंक से लोन लेते हैं और मंथली बेसिस पे करके बैंक को थोड़े थोड़े करके पैसे लौटाते हैं, तो इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है मंथली इंस्टॉलमेंट्स या फिर सिंपली इंस्टॉलमेंट्स। यानी कि हम इंस्टॉलमेंट्स में क्या कर रहे हैं, बैंक को पैसे लौटा रहे हैं। तो पहली बार पहले महीने जो बैंक को पैसे लौटाएंगे उसको कहेंगे पहली इंस्टॉलमेंट है हमारे पेमेंट की। उसके बाद दूसरी बार को दूसरी इंस्टॉलमेंट है। तीसरे महीने जो पैसे लौटाएंगे वो तीसरी इंस्टॉलमेंट या फिर कह लो तीसरे महीने की इंस्टॉलमेंट। जो चौथी बार पैसे लौटाएंगे सर तो वो चौथे महीने की इंस्टॉलमेंट बोल लो या फिर आप सिंपली कह सकते हो चौथी इंस्टॉलमेंट। इस तरीके से कहानी चलती है। तो ये जो लोन होता है, इस लोन के स्ट्रक्चर को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसी स्ट्रक्चर पे बेस सवाल है। अब सवाल की कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी, ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल में यह बोला जा रहा है सर कि हमारा एक बड़ा भाई है, हमारे बड़े भाई को खरीदनी है एक कार। अब कार खरीदने के लिए उसके पास उतने पैसे हैं नहीं, इसी वजह से हमारा बड़ा भाई जो है वो बैंक से लोन लेता है। कितने रुपए का लोन लेता है सर, तो 1,18,000 का बैंक से लोन लेता है। और लोन लेने के बाद कुछ टाइम फ्रेम के बाद हमारा बड़ा भाई बैंक को सारे पैसे लौटा देता है। तो कितने टाइम में सारे पैसे लौटा दिए ये जानकारी सवाल ने आपको नहीं बताई, लेकिन सवाल ने आपको यह बताया कि किस तरीके से पैसे लौटाए हमारे बड़े भाई ने। तो बोला यह जा रहा है सर कि ये जो पैसे लौटाने का क्रम शुरू हुआ उसमें सबसे पहले महीने में हमारे बड़े भाई ने बैंक को 1,000 रुपए लौटाए सर। यानी इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस लोन अमाउंट के लिए हमारे बड़े भाई के द्वारा पहली इंस्टॉलमेंट गई 1,000 रुपए की। अब इसके बाद सवाल हमसे यह कहता है कि हमारे बड़े भाई हर महीने जो बैंक को थोड़ा थोड़ा करके पैसे लौटा रहे हैं, हर महीने वो प्रीवियस महीने के कंपैरिजन में 100 रुपए बढ़ा के दे रहे हैं सर। यानी कि पहले महीने में पहले इंस्टॉलमेंट में हमारे बड़े भाई ने बैंक को 1,000 रुपए लौटाए। अब अगले महीने में यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में वो बैंक को कितना देंगे, 100 बढ़ाकर। तो 1,000 में 100 बढ़ा दो, 1,100 रुपए लौटाएंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट में यानी कि तीसरे महीने में हमारे बड़े भाई बैंक को कितना लौटाएंगे, फिर प्रीवियस के कंपैरिजन में 100 बढ़ाकर, यानी कि अब 1,200 रुपए लौटाएंगे। अगेन सर चौथे महीने में कितने लौटाएंगे, फिर प्रीवियस के कंपैरिजन में 100 बढ़ाकर, यानी कि 1,300 रुपए लौटाएंगे। इस तरीके से कहानी चल रही है। तो किस तरीके से हर इंस्टॉलमेंट में हमारे बड़े भाई पैसे चुका रहे हैं, पैसे लौटा रहे हैं, इसकी जानकारी हमें प्रोवाइड कर दी गई है सर। तो कहानी अब आपको अच्छे से क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो कहानी हमने समझी है ना सर, इस कहानी को अच्छे से यहां पे लिख लेते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इस कहानी के डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या रिप्रेजेंट करने लायक लग रहा है, तो तुरंत आप कह दोगे सर कि यहां पे हर महीने जो हमारे बड़े भाई इंस्टॉलमेंट्स पैसे लौटा रहे हैं बैंक को, उसको बहुत अच्छे से हम ऑर्गेनाइज्ड वे में टेबलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे अपनी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो
तो पहले महीने जो पैसे लौटाएं उसको मान लो मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोल देता हूं, तो INT फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसी तरीके से सेकंड मंथ में सेकंड इंस्टॉलमेंट गई सर, सेकंड मंथ में सेकंड इंस्टॉलमेंट, अगेन तीसरे महीने में थर्ड इंस्टॉलमेंट गई, अगेन सर पैसे के चौथे महीने में फोर्थ इंस्टॉलमेंट गई। इस तरीके से कहानी चलती जा रही है सर, इस तरीके से कहानी चलती जा रही है सर, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी सर? 1000 रुपए की थी, यानी कि पहले महीने में हमारे भाई साहब ने 1000 रुपए लौटाए। उसके बाद अगले महीने में क्या होगा सर? तो ये बोला गया है कि हर महीने प्रीवियस के कंपैरिजन में 100 रुपए एक्स्ट्रा करके इंस्टॉलमेंट लौटाए जा रहे हैं। यानी अगले महीने में इसमें 100 बढ़ा के, यानी 1000 में 100 बढ़ा दोगे 1100, यानी बैंक को अगले महीने हमारे बड़े भाई ने इतने पैसे दिए। अगेन इसके अगले महीने 100 और बढ़ा दो तो 1100 प्लस 100 1200 हो जाएगा। यानी कि हमारे बड़े भाई ने जो तीसरी किस्त दी, इसी इंस्टॉलमेंट का हिंदी वर्ड किस्त होता है सर, जो हम किस्त भरते हैं ना बैंक को, यही किस्त वर्ड यहीं से आया है। तो जो तीसरी किस्त दी सर, जो तीसरे महीने की इंस्टॉलमेंट थी वो 1200 रुपए की थी। अगेन चौथे महीने में 100 और बढ़ जाएगा सर, ये 1300 रुपए हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये कहानी चलती रहेगी, ये चक्का चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जिंदगी भर चलता रहेगा? नहीं सर, तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये सारे पैसे कंबाइंड वे में मिलाकर इसके बराबर ना हो जाए। तो ये क्रम कब तक चलता रहेगा? ये सीक्वेंस कब तक चलती रहेगी? तब तक चलती रहेगी सर जब तक कि ये सारे पैसे जुड़कर कंबाइंड वे में इसके बराबर ना हो जाए। क्योंकि बैंक को हमारे बड़े भाई को कितने पैसे लौटाने हैं सर? तो बैंक को हमारे बड़े भाई को 1,18,000 लौटाने हैं। तो ऐसे ऐसे करके जब वो छोटे छोटे किस्तों में पैसे लौटा रहा है, ये सारे किस्त मिलाकर जैसे ही 1,18,000 हो जाएंगे वैसे ही बड़े भाई का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बड़े भाई को एक अठन्नी भी बैंक को नहीं देनी है। तो ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक ये डेटा कंबाइन होकर 1,18,000 ना बन जाए। इस बात को दिमाग में रखिएगा। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो डेटा हमने ऑर्गेनाइज किया, इसमें हमें क्या स्पेशल दिखा? तो इसमें हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट जा रही है, इस इंस्टॉलमेंट में, इस सीक्वेंस में हमें एक पैटर्न दिखा। कैसा पैटर्न दिखा? तो हमें ये दिख रहा है सर कि ये जो सीक्वेंस हमें मिल रही है सर, इस सीक्वेंस में हर पर्टिकुलर टर्म और उसके जस्ट पीछे वाले टर्म, हर पर्टिकुलर टर्म उसके जस्ट पीछे वाले टर्म, हर पर्टिकुलर टर्म उसके जस्ट पीछे वाले टर्म के बीच का जो गैप है, ये गैप हर बार सेम है। ये गैप 100 रुपए का है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो सीक्वेंस मिल रहा है ये किस चीज का सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है। तो अब ये क्लियर है सर कि ये जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है ये एपी का एक सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस है। तो यहां पे इस डेटा को एनालाइज करके हमें एक एपी का सीक्वेंस मिला। सीक्वेंस क्या अगर ऊपर लिख लें सर, तो सीक्वेंस है 1000, इसके बाद 1100, इसके बाद 1200, 1300, 1400 एंड सो ऑन। ये कहानी चलती जा रही है और तब तक जाएगी जब तक ये सारे पैसे कंबाइंड वे में इसके बराबर ना हो जाए। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सर। तो स्टोरी वाले पार्ट को यहीं पे डिकोड करके रख लिया, यानी कि सर अभी हमने आगे आने वाले सवाल देखे भी नहीं है, यहीं पे स्टोरी पढ़ के जो कहानी समझ में आई डिकोड करके लिख लिया सर, ताकि आगे आसानी हो। अब ये रहा सर हमारे सवाल का फिगर वाला पार्ट। अब इस फिगर वाले पार्ट में एज सच कुछ सीखने लायक है नहीं सर, तो इसको इग्नोर मार सकते हैं। और इग्नोर मार के अब अपने बॉडी स्ट्रक्चर के आखिरी पार्ट पे, यानी कि सवालों की कहानी पे आ जाते हैं और बारी बारी से सवालों की कहानी देख लेते हैं सर। तो ये रहा स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल। तो जो सीक्वेंस आ रहा था, सीक्वेंस अपनी सुविधा के लिए हमने पहले से लिख लिया है। तो पहला सवाल कह रहा है कि द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट इज व्हाट। अब देखो सवाल यहां पे क्या पूछ रहा है। सवाल हमसे यहां पे ये पूछ रहा है कि हमारे बड़े भाई साहब ने जो 30वीं इंस्टॉलमेंट दी थी, उस 30वीं इंस्टॉलमेंट में हमारे बड़े भाई ने बैंक को कितने पैसे दिए थे। कहानी समझना। देखो सर, बड़े भाई की जो पहली इंस्टॉलमेंट थी उसमें बड़े भाई ने बैंक को 1000 रुपए दिए,
जो दूसरी इंस्टॉलमेंट थी उसमें 1100 रुपए दिए, जो तीसरी इंस्टॉलमेंट थी उसमें 1200 दिए, जो चौथी इंस्टॉलमेंट थी उसमें 1300 दिए। इसी तरीके से सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो 30th इंस्टॉलमेंट थी यानी कि 30वीं इंस्टॉलमेंट थी, उस इंस्टॉलमेंट में बताइए कि बड़े भाई ने बैंक को कितने पैसे दिए। क्या हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर अपने सवाल की कहानी को एपी के लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो क्या बोल देंगे समझना। तो एपी के लैंग्वेज में कहानी कुछ यूं हो जाएगी कि मेरे सीक्वेंस का, मेरे एपी का 1000 पहला टर्म है, 1100 दूसरा टर्म है, 1200 तीसरा टर्म है, 1300 चौथा टर्म है एंड सो ऑन। और इसी जानकारी के हिसाब से सवाल हमसे सीक्वेंस का, अपने एपी का 30वां टर्म पूछ रहा है। यानी एपी के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने पे यही सवाल ऐसा हो जाएगा कि इस एपी के लिए आप हमें 30th टर्म बताइए सर, 30th टर्म बताइए, यानी कि सर 30वां टर्म बताइए। नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी कुल मिला के क्या निकालना है सर? 30 निकालना। फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 यानी कि a प्लस 29d हो जाएगा। तो ad की वैल्यू को पुट करेंगे सर, हमारा 30th टर्म निकल के आ जाएगा। a माने कि फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का ये कितना है सर? 1000 है, प्लस 29 इंटू डी कितना हो जाएगा सर? तो d है कॉमन डिफरेंस, 1100 माइनस 1000 100 कितना है सर? 100। तो कॉमन डिफरेंस 100 का है, सॉल्व कर लें सर। तो यहां पे 1000 प्लस 2900 हो जाएगा, तो 2900 प्लस 1000 हो जाएगा 3900 सर। यानी कि मेरे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, इस पर्टिकुलर एपी का जो 30th टर्म है, जो 30वां टर्म है, वो 3900 के बराबर है। यानी कि इसी बात को अगर मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में ले जाऊं तो मैं कह दूंगा कि ये जो पैटर्न मिल रहा है ना सर, कि पहले इंस्टॉलमेंट में बैंक को 1000 रुपए लौटाए गए, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 1100, तीसरे इंस्टॉलमेंट में 1200, चौथे इंस्टॉलमेंट में 1300, इस पैटर्न के हिसाब से हमारा बड़ा भाई जो है वो 30वें इंस्टॉलमेंट में, वो 30th इंस्टॉलमेंट में बैंक को 3900 रुपया लौटाया था सर। ये कहानी क्लियर हुई? सभी को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो यहां पे दिख भी रहा है सर कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 3900। तो एग्जाम में जब सब्जेक्टिव में सवाल आएगा तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको लिख के बनाना पड़ेगा सर। अब ध्यान से मेरी बात को यहां पे सुनना। देखो यहां पे TH लगा था, यानी कि 30th, यानी इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे ही फोकस था। मान लो यहां पे TH ना लिखा होता और ऐसा सवाल रहता कि द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। इस बात का क्या मतलब हो जाता सर? तो अब मतलब बदल जाता। अगर यह सवाल पूछ रहा है, यानी कि सवाल यहां पे पूछ रहा है कि बताइए इस पैटर्न से जो हर महीने इंस्टॉलमेंट मेरा बड़ा भाई बैंक को पे कर रहा है, 30 इंस्टॉलमेंट्स जो शुरुआत के होंगे, शुरुआत के 30 इंस्टॉलमेंट्स में कंबाइंड वे में बताइए बड़ा भाई कितने पैसे अभी तक बैंक को दे चुका है। तो अगर यहां पे TH ना होता और प्लूरल फॉर्म में लिखा होता तो इसी सवाल का अब मतलब हो जाता कि पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते हम 30वें इंस्टॉलमेंट तक जाते और इस हर अमाउंट को ऐड करते, तब हमें शुरू के 30 इंस्टॉलमेंट्स का कंबाइंड पैसा पता चलता। क्योंकि इस सिचुएशन में हमसे शुरुआत के 30 इंस्टॉलमेंट का कंबाइंड पैसा पूछा जाता सर। तो लैंग्वेज का बहुत फर्क है, लैंग्वेज डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। TH लगा है यानी कि उस पर्टिकुलर चीज पे बात हो रही है, TH नहीं लगा है प्लूरल हो गया यानी कि कंबाइंड की बात हो रही है सर। ये कहानी सभी को क्लियर हुई? बकायदा क्लियर होनी चाहिए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 2 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या पूछा जा रहा है सर? तो इन विच इंस्टॉलमेंट ही पेड ₹4400। इसका क्या मतलब हुआ सर? तो यहां पे हमसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए कौन से वाले इंस्टॉलमेंट में बड़े भाई ने बैंक को 4400 रुपए लौटाए। कौन से वाले इंस्टॉलमेंट में बड़े भाई ने बैंक को 4400 रुपए लौटाए? क्या मतलब है समझते हैं सर। देखो
जैसे इस सीक्वेंस से मुझे यह क्लियर है कि पहले इंस्टॉलमेंट में 1000 रुपए लौटाए गए हैं, यानी कि 1000 रुपए किस इंस्टॉलमेंट में लौटाए गए हैं? पहले इंस्टॉलमेंट में। 1100 रुपए कौन से इंस्टॉलमेंट में लौटाए गए हैं सर? दूसरे वाले इंस्टॉलमेंट में। 1200 कौन से इंस्टॉलमेंट में लौटाए गए हैं सर? तीसरे महीने में लौटाए गए हैं, यानी कि तीसरे इंस्टॉलमेंट में लौटाए गए हैं। 1300 कौन से इंस्टॉलमेंट में लौटाए गए हैं सर? तो चौथे महीने में लौटाए गए हैं, यानी कि चौथे वाले इंस्टॉलमेंट में लौटाए गए हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न के हिसाब से आपको यह बताना है कि 4400 रुपए जो बैंक को लौटाए गए, ये कौन से वाले महीने में, ये कौन से वाले इंस्टॉलमेंट में लौटाए गए हैं सर? क्या नहीं निकाल सकते? इजीली निकाल सकते हैं। यानी कि इसी को अगर मैं एपी के पैटर्न के हिसाब से लैंग्वेज में चेंज कर दूं तो कहानी कुछ इस प्रकार हो जाएगी कि 1000 है मेरे एपी का पहला टर्म, 1100 है मेरी एपी का दूसरा टर्म, 1200 है एपी का तीसरा टर्म, 1300 है एपी का चौथा टर्म। इस पैटर्न के हिसाब से बताइए कि 4400 मेरे एपी का कौनवा टर्म है। यानी एपी के लैंग्वेज में यही सवाल हो जाएगा कि बताइए 4400 मेरे एपी का कौनवा टर्म है। नहीं निकाल सकते? इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अप्लाई करो सर। तो 4400 एपी का कौनवा टर्म है, निकालना है। मुझे नहीं पता सर कौनवा टर्म है, क्या करेंगे सर? तो मैं मान लेता हूं कि 4400 मेरे एपी का nth टर्म है। ठीक है सर। ये मानने के बाद जैसे ही n की वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि 4400 मेरे एपी का कौनवा टर्म है। कैलकुलेट कर लेते हैं सर फटाफट। तो tn किसके बराबर हो गया? 4400 के बराबर हो गया। फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4400 हो जाएगा सर। a माने फर्स्ट टर्म जो कि है 1000 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है सर? 1100 माइनस 1000 यानी कि 100 का है, बराबर यहां पे 4400 हो जाएगा। अब देखो छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। यहां पे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। 100 सबसे कॉमन निकाला जा सकता है। 100 कॉमन निकाल लोगे तो यहां पे बचेगा 10 प्लस यहां पे बचेगा n-1 बराबर यहां पे 44 इंटू 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया सर। यहां पे दिमाग में सिंप्लीफाई करो तो n 10 - 1 9, n प्लस 9 बराबर इस तरफ क्या बचा है सर? 44 बचा है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? 44 - 9 हो जाएगा। 44 माइनस 10 कितना होता है? 34 माइनस 9 यानी कि 35। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? एपी के सेंस में इसका मतलब यह है कि इस एपी में 4400 क्या है? 35th टर्म है सर। यानी कि 4400 मेरे एपी का 35th टर्म है सर। 4400 मेरे एपी का कौनवा टर्म है? 35th टर्म है सर। ये यहां पे क्लियर होता है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज का सवाल था, इसमें पूछा गया था कि कौन से इंस्टॉलमेंट में हमारा बड़ा भाई बैंक को 4400 रुपए देगा। तो मैं ये जो आंसर आया है इसके हिसाब से अब बोल दूंगा सर कि ये जो बड़े भाई हर महीने पैसे लौटा रहे हैं बैंक को, हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं बैंक को, इस इंस्टॉलमेंट की कहानी के हिसाब से 4400 मेरे बड़े भाई के द्वारा दिया गया 35वां इंस्टॉलमेंट था। इट वॉज द 35th इंस्टॉलमेंट। इट वॉज द 35th इंस्टॉलमेंट। यानी कि पैसे लौटाने के क्रम में 35वें महीने में, हर महीने पैसे लौटाए जा रहे हैं सर, 35वें महीने में मेरे बड़े भाई ने बैंक को 4400 रुपए दिए थे। यानी इंस्टॉलमेंट के लैंग्वेज में पैसे बोल दोगे कि ये 35वां इंस्टॉलमेंट रहा होगा, और महीने के लैंग्वेज में बोल दोगे सर कि 35वें महीने में मेरे बड़े भाई ने बैंक को 4400 रुपए लौटाए। कहानी क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए सर यहां पे। तो इसका आंसर क्या बोल दोगे यहां पे कि इन विच इंस्टॉलमेंट? तो कह दोगे सर इन 35th इंस्टॉलमेंट। दैट्स इट। इतना लिख दोगे, सॉल्व करके पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। सवाल नंबर 3 देखिए। अब इस सवाल को देखो। सवाल कह रहा है कि इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40 देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सवाल क्या कह रहा है समझना। सवाल यहां पे कह रहा है कि अगर हमारे बड़े भाई को पूरे पैसे लौटाने में 40 इंस्टॉलमेंट्स लगे, समझना सवाल यहां पे बता रहा है कि मेरे बड़े भाई को पूरा का पूरा 1,18,000 रीपे बैक करने में
40 इंस्टॉलमेंट्स लगे हैं, यानी कि 40 महीने में जाकर मेरे बड़े भाई ने पूरे पैसे बैंक को लौटा दिए। तो सवाल यहां पे कह रहा है कि मेरे बड़े भाई को इन टोटल कितने इंस्टॉलमेंट्स लगे हैं सर? तो पूरे पैसे को लौटाने के लिए इन टोटल 40 इंस्टॉलमेंट लगे हैं। तो अब बताइए कि मेरे बड़े भाई के द्वारा जो आखिरी इंस्टॉलमेंट दी गई होगी, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट दी गई होगी, उस लास्ट इंस्टॉलमेंट में बड़े भाई ने कितने पैसे बैंक को लौटाए होंगे। यानी कि समझना बात को सर, इस लाइन से क्लियर है कि बड़े भाई को कुल मिला के 40 महीने लगे हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बड़े भाई पैसे दे जा रहे थे। इस तरीके से बड़े भाई को 40 महीने लगे हैं पूरे पैसे बैंक को लौटाने में। 40 इंस्टॉलमेंट लगे हैं बैंक को पूरे पैसे लौटाने में। तो अगर 40 इंस्टॉलमेंट इन टोटल बड़े भाई को लगे हैं, तो आखिरी वाला इंस्टॉलमेंट कौनवा इंस्टॉलमेंट था? कह दोगे सर आखिरी वाला इंस्टॉलमेंट 40वां इंस्टॉलमेंट था। सवाल क्या पूछ रहा है कि बताइए आखिरी वाले इंस्टॉलमेंट में बड़े भाई ने कितने पैसे बैंक को दिए। यानी कि हमें जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हमसे यह पूछा जा रहा है कि हमारे बड़े भाई के द्वारा जो 40वां इंस्टॉलमेंट दिया गया था, इस 40वें इंस्टॉलमेंट में बड़े भाई ने बैंक को कितने पैसे लौटाए। लैंग्वेज क्लियर है, बाकायदा क्लियर होनी चाहिए, इजीली निकाल सकते हैं। अगेन सर देखो, इसी चीज को अगर मैं एपी के लैंग्वेज में ले जाऊं तो कहानी कुछ इस प्रकार हो जाएगी। एपी के लैंग्वेज में यह कहानी हो जाएगी कि इस एपी में कुल मिला के 40 टर्म्स हैं। एपी के लैंग्वेज में यही कहानी कैसी चेंज हो जाएगी सर? इस एपी में कुल मिला के कितने टर्म्स हैं? 40 टर्म्स हैं। तो एक एपी है जिसमें कुल मिला के 40 टर्म्स हैं। सवाल हमसे अपने एपी में आखिरी टर्म की वैल्यू पूछ रहा है। लगाइए कॉमन सेंस, एपी में इन टोटल 40 टर्म्स है, सवाल हमसे एपी का आखिरी टर्म का वैल्यू पूछ रहा है। तो 40 टर्म से सर तो आखिरी टर्म कौनवा टर्म हो जाएगा? कह दोगे सर सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से आखिरी टर्म मेरे एपी का 40वां टर्म हो जाएगा। तो सवाल हमसे अपने एपी का 40वां टर्म पूछ रहा है, यानी कि T40 पूछ रहा है। नहीं निकाल सकते क्या? इजीली निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए सर। 40th टर्म क्या हो जाएगा एपी का सर? a + n-1 करोगे यानी कि a + 39d। a पता है, d पता है, पुट कर दीजिए। a है सर आपका 1000 प्लस 39 इंटू डी कितना है सर? कॉमन डिफरेंस 1100 माइनस 1000 यानी कि 100 है सर यहाँ पे। तो ये हो गया 1000 प्लस 3900। तो 3900 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? 4900 हो जाएगा सर। यानी कि मेरे एपी का जो आखिरी वाला टर्म है, जो कि मेरे एपी का 40वां टर्म है, वो 4900 है। यानी इसी को सवाल के लैंग्वेज में ले जाया जाए तो ये बोल देंगे कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स की हर महीने की कहानी है, इस कहानी के हिसाब से, ये जो इंस्टॉलमेंट की हर महीने की कहानी है, इस कहानी के हिसाब से मेरे इस सीक्वेंस का जो 40वां इंस्टॉलमेंट है वही आखिरी इंस्टॉलमेंट है, और वो इंस्टॉलमेंट 4900 रुपीस का था। यानी कि मेरे बड़े भाई ने अपनी बिल्कुल आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट में, जो कि उनकी 40वीं इंस्टॉलमेंट थी, उन्होंने 4900 रुपीज बैंक को पे की थी सर, जिसके साथ पूरा का पूरा रीपे हो गया था मेरा लोन। क्योंकि इस आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद अब बड़े भाई को कुछ भी बैंक को नहीं देना, इसके साथ पूरा लोन 1,18,000 का रीपे हो गया था सर। तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है, इसका हम क्या जवाब देंगे सर? 4900, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जवाब दे देंगे। अगर चेक कर ले तो दिख भी रहा है सर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4। अब ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, समझना। यहां पे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स आर मल्टीपल ऑफ 11। यहां पे ये पूछा जा रहा है सर कि ये जो हर महीने की इंस्टॉलमेंट जा रही है सर, इनमें से कौन कौन से ऐसे इंस्टॉलमेंट वाले अमाउंट्स हैं जो कि 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है जो कि 11 के टेबल में आ रहे हैं, या इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं, वो सारे अमाउंट इस सीक्वेंस के ढूंढ के बताइए जो कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। भैया कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं आपको कहता हूं
कि 22 11 एक मल्टीपल है, तो बिल्कुल है सर, 22 11 के एक मल्टीपल है। सर 33 11 का मल्टीपल है क्या? बिल्कुल है सर, 11 3 जा 33। क्या 44 11 का मल्टीपल है? बिल्कुल है सर, 11 4 जा 44। ये सारे नंबर्स 11 के टेबल में आ रहे हैं, इसी वजह से 11 के मल्टीपल है। इसी बात को ऐसा बोला जा सकता है, इन सारे नंबर्स को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। तो अगर किसी नंबर का कोई मल्टीपल होता है तो वो नंबर उस पर्टिकुलर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में कौन कौन से ऐसे इंस्टॉलमेंट अमाउंट है जो कि 11 का मल्टीपल है। यानी इसी बात को हम ऐसा समझ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे अमाउंट्स होंगे जो कि 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या 1011 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा? नहीं सर। क्या 1111 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा? जी हां सर। तो इस सीक्वेंस में वो सबसे पहला हमें अमाउंट मिला है जो कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और चेक करते हैं सर थोड़ा दूर जाके। तो 1211 से कंप्लीट डिवाइड होगा? नहीं सर। 1311 से कंप्लीट डिवाइड होगा? नहीं सर। 1400 होगा क्या? नहीं सर। 1500 नहीं होगा। इसके बाद 1600 नहीं होगा सर। 1700 नहीं होगा। 1800 नहीं होगा। 1900 नहीं होगा। 2000 नहीं होगा। 2100 होगा क्या सर 11 से? 2100 होगा क्या सर 11 से? एक बार चेक करके देखिए। तो 2100 पे चेक करेंगे यहां पे सर, तो 11 1 जा 11 हो गया, यहां पे हो गया आपका 10 100, 11 9 जा 99 हो गया सर, यहां पे 10 नहीं सर, 2100 भी नहीं होगा। आगे क्या 2200, तो 2200 होगा सर। यानी इस सीक्वेंस में थोड़ी दूर चेक करके देखा तो 1100 के बाद 2200 वो इंस्टॉलमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है जो कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है सर। तो इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हुए 1100 के बाद 2200 वो अमाउंट है जो कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब यहीं पे मुझे पैटर्न मिल चुका है सर, यहीं पे पैटर्न मिल चुका है कि 11 का टेबल पढ़ना है, 100 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 2 जा 22, अगला क्या हो जाएगा सर? 11 3 जा 33, 100 मल्टीप्लाई कर देना 3300। तो ऐसे करते करते तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं सर। 4400, 5500, 6600, 7700, 8800, उतने आगे तक जाना है नहीं सर। जितनी इंस्टॉलमेंट मेरे बड़े भाई ने दी है उसी रेंज के हिसाब से चेक करेंगे। तो कितनी इंस्टॉलमेंट दी है? तो अभी जस्ट हमने देखा था सर, कुल मिला के 40 इंस्टॉलमेंट लगी है और आखिरी इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 4900 की। इसका मतलब यह है सर, ये सीक्वेंस का आखिरी टर्म है 4900। यानी इस पैटर्न के हिसाब से अब हम कंफर्म हो सकते हैं सर कि ये जो कहानी है ये 4400 तक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। अब मुझे क्लियर है सर कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स की कहानी है ये 4400 तक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। सिंपल सा सवाल था। सवाल हमसे ये पूछ रहा था इनमें से कौन कौन से ऐसे इंस्टॉलमेंट्स अमाउंट होंगे, इनमें से कितने ऐसे इंस्टॉलमेंट्स अमाउंट होंगे जो कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो हम कह देंगे सर इनमें एक 1100 आएगा जो कि 11 से कंप्लीट डिविजिबल है। इसके बाद वो अगला अमाउंट जो कि 1100 से जो कि 11 से कंप्लीट डिविजिबल है वो 2200 हो जाएगा। उसके बाद वो अगला अमाउंट जो कि 11 से कंप्लीट डिविजिबल है वो 3300 हो जाएगा, एंड सो ऑन। क्योंकि 2 के बाद ही पैटर्न मिल गया है कि 11 का टेबल चला देना है, 100 मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन कहां तक? 5500, 6600, 7700, ये भी तो 11 से कंप्लीट डिविजिबल है। इतने आगे तक जाना नहीं सर, जहां तक अमाउंट जाना है उसी रेंज में ढूंढना है सर। तो 40 इंस्टॉलमेंट तक कहानी गई थी, आखिरी इंस्टॉलमेंट 4900 का था। इसके आसपास में क्या आएगा? 4400 ही आएगा सर। यानी कि कुल मिला के यहां पे हम जवाब देंगे कि कुल मिला के हमारे बड़े भाई ने जो अपने लोन को रीपे बैक किया है उसमें 4 ऐसे इंस्टॉलमेंट्स थे जो कि 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकते थे। और ये इंस्टॉलमेंट क्या क्या थे ये भी लिख देना। ये इंस्टॉलमेंट थे आपके 1100 वाला, एक इंस्टॉलमेंट था आपका 2200 वाला, एक इंस्टॉलमेंट था आपका 3300 वाला, और फाइनल इस टाइप का इंस्टॉलमेंट था 4400 वाला। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बताओगे कुल मिला के ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स थे, और ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स क्या क्या थे ये भी आप बता दोगे कि 1100, 2200, 3300, 4400। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं सर।
यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं सर, स्क्रीन यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, ठीक है सर। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है सर, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज व्हाट। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है सर कि पहले और आखिरी इंस्टॉलमेंट का रेशियो बताइए क्या होगा। तो रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो में न्यूमरेटर होगा सर, डिनोमिनेटर होगा। अब सवाल ने क्लियर ही नहीं किया है कि क्या न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर, क्या बोल दोगे सर। तो कंसेप्ट हमें पता है सर, कभी भी लैंग्वेज में रेशियो के बारे में बताया जाता है तो लैंग्वेज में जो पहले आता है वो बन जाता है न्यूमरेटर, लैंग्वेज में जो पहले आता है वो बन जाता है न्यूमरेटर, जो बाद में लैंग्वेज में आता है वो बन जाता है डिनोमिनेटर। तो क्या न्यूमरेटर बनेगा क्या डिनोमिनेटर बनेगा ये क्लियर है। यानी कि कुल मिला के मुझे किसका रेशियो निकालना है सर, तो मेरे बड़े भाई के द्वारा जो इतने सारे इंस्टॉलमेंट्स दिए गए थे उनमें से पहले वाले इंस्टॉलमेंट और आखिरी वाले इंस्टॉलमेंट का रेशियो निकालना है, जहां पे पहला वाला न्यूमरेटर बनेगा, आखिरी वाला डिनोमिनेटर बनेगा सर, सिंपल फंडा। यानी इसी बात को अगर एपी के लैंग्वेज में ले जाएं तो मुझे क्या करना है सर, मुझे यहां पे अपने इस सीक्वेंस के पहले वाले टर्म और आखिरी वाले टर्म का रेशियो निकालना है। तो पहले वाले टर्म और अभी आपको पता है सर आखिरी वाला टर्म क्या था, 40वां टर्म था। अभी आपको पता है सर आखिरी वाला टर्म क्या था, मेरे एपी का 40th टर्म था। तो आखिरी वाला टर्म यानी कि T40, तो T1 और T40 का रेशियो निकालना है, इजीली निकाल सकते हैं सर। दोनों का आंसर पहले से पता है, पहला टर्म है 1000 लिख लिया सर, 40वां टर्म यानी कि आखिरी टर्म क्या आया था सर, आखिरी टर्म 4900 था, लिख लो यहां पे आखिरी टर्म 4900 था। तो 0 से 0 गया सर, 10/49 आंसर होगा, यानी कि 10:49 आप टिक करके आ जाओगे, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा सर, 10:49। कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर भी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब समझना, सवाल जानबूझ के आपसे आपके ऑप्शन में 49:10 भी डालेगा, याद रखना मेरी बात को, जानबूझ के सवाल इस सवाल में ये ऑप्शन में भी डालेगा, लेकिन इसको गलती से भी टिक मत करना। तो रेशियो वाले सवाल में हमेशा याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों तरफ से रेशियो आंसर में दिया जाएगा, तो कभी भी गलती से गलत टिक करके मत आ जाना। बहुत क्लैरिटी रखना कि आपके रेशियो में क्या न्यूमरेटर बनेगा क्या डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगा, डिनोमिनेटर लास्ट इंस्टॉलमेंट बनेगा। इसके हिसाब से हमें T1/T40 का रेशियो निकालना है, जो कि 10:49 आ रहा है। तो गलती से भी उल्टा निकाल के ये टिक करके मत आ जाना, क्योंकि ये करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। सवाल नंबर 5, अब आपका वो होमवर्क क्वेश्चन जिसको कमेंट सेक्शन में 3 स्टूडेंट सबसे तेज जवाब देंगे, उसको मैं अपने चैनल पे भी और अड्डा के चैनल पे भी कम्युनिटी पोस्ट में डिस्प्ले करूंगा सर। तो आपके डिस्प्ले वाला सवाल ये रहा, ध्यान से देखिए सवाल को। सवाल के कितने पार्ट्स हैं सर? तो सवाल के 2 पार्ट्स हैं। देखो यहां पे क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है। सवाल का पहला पार्ट है, इन हाउ मच टाइम विल ही रीपे हिज लोन इन ईयर्स। तो पहले पार्ट में पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे बड़े भाई ने 1,18,000 का लोन लिया है, इस लोन को हमारे बड़े भाई कितने टाइम में रीपे बैक कर रहे हैं। और ये जो टाइम आपको निकालना है ईयर्स में निकालना है। और अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में ही छोड़ देना, उसको डेसिमल में चेंज मत करना, अभी बता रहा हूं। ईयर्स में आंसर निकालना है, कितने साल में रीपे बैक करेंगे बड़े भाई लोन को, ये आपको यहां पता करना है। इस टाइम को पता करना है ईयर्स में। अगर ईयर्स का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना। अब सवाल का आगे का पार्ट देखिए। आगे का पार्ट ये है सर कि व्हाट वाज हिज मिडिल मोस्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाट वाज हिज मिडिल मोस्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, ऐसे करते करते मेरे बड़े भाई ने 40 इंस्टॉलमेंट दिए हैं सर। तो मुझे पता करना है कि जो बिल्कुल बीचों बीच वाला इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो क्या था। जो कि बिल्कुल बीचों बीच वाला इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो क्या था, वो अमाउंट यहां पे आपको बताना है। यहां पे अगेन आपको रिमाइंड कर रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच के जवाब देना सर यहां पे। तो दोनों के दोनों सवालों का जो भी स्टूडेंट सही जवाब देगा, सबसे तेज देगा कमेंट सेक्शन में, उनका नाम मैं डिस्प्ले करूंगा, जैसा कि अब हर केस स्टडी में मैं कर रहा हूं सर।
और केस स्टडी में व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो यार, आप ही के लिए इतनी मेहनत से बना रहा हूं, कोई भी दूसरा टीचर कहीं नहीं बना रहा है, क्योंकि मुझे पता है इन्हीं में से सवाल फंसने आपके मेन पेपर में, इनको तो कम से कम अच्छे से देख लो, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो यार प्रिंस सर को। अब देखो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक का सवाल था ना, उसमें से कुछ हटके भी मैंने सवाल लिए। अब देखो कुछ सवाल मैंने रिजेक्ट भी कर दिए एक ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक से, इसलिए रिजेक्ट कर दिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में लिख दिया गया है कि वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में सम ऑफ टर्म पे बेस्ड है, वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो अब कुछ आगे सवाल देखते हैं जो कि आपके कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे लेकिन क्वेश्चन बैंक में थे। जैसे ये सवाल देखो, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट्स है। अब टीएच नहीं लगा है सर, प्लूरल, यानी कि यहां पे पूछा जा रहा है कि शुरू से पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, ऐसे करते करते बताइए 30 इंस्टॉलमेंट्स तक में इन टोटल कितना अमाउंट मेरे बड़े भाई ने रीपे बैक कर दिया। तो 30 इंस्टॉलमेंट तक की कंबाइंड कहानी पूछी जा रही है, यानी कि आप क्या करोगे, पहला इंस्टॉलमेंट निकालोगे, आप दूसरा निकालोगे, आप तीसरा निकालोगे, ऐसे करते सबको जोड़ते जाओगे, कहां तक, 30 इंस्टॉलमेंट तक जोड़ते जाओगे। तो क्या दिख रहा है सर, सम वाला सवाल हो गया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे कभी भी आपके टर्म 2 में बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको काट दिया। इसी तरीके से ये वाला सवाल देखो, यहां पे पूछा जा रहा है व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है, कॉमन सेंस की बात है सर कि मुझे पता है कि कुल मिला के मेरे बड़े भाई को 40 इंस्टॉलमेंट लगे हैं पूरा पैसा लौटाने में। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि 30 इंस्टॉलमेंट तक में, यानी कि सर अगर 30 इंस्टॉलमेंट की कंबाइंड कहानी देखी जाए तो उस कंबाइंड कहानी में कोई अमाउंट आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है सर, अगर टोटल 40 इंस्टॉलमेंट चुकाने में लगेंगे तो 30 इंस्टॉलमेंट तक में पूरा पैसा तो नहीं चुक पाया है ना सर। तो 30 इंस्टॉलमेंट तक पैसे दे देने के बाद आपके लास्ट इंस्टॉलमेंट तक में जितना गैप बन गया, यानी कि सर समझना बात को, टोटल उसको कितने चुकाने हैं, 1,18,000 उसको चुकाने हैं। 30 इंस्टॉलमेंट तक में कंबाइंड वे में मान लो कोई अमाउंट बनेगा X, इतने उसने चुका दिए, तो कितने बच गए यही अमाउंट आपको निकालना है, कितने बच गए वही आपको निकालना है। यही पूछा जा रहा है कि 30 इंस्टॉलमेंट पे कर देने के बाद अब रिमेनिंग कितना अमाउंट अभी भी उसको पे करना बाकी है, ये कैलकुलेट करना है। तो अगेन कॉमन सेंस की बात है सर, इस सवाल में भी इस SX को निकालने के लिए आपको सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना पड़ेगा, यानी कि 30 इंस्टॉलमेंट तक में कंबाइंड वे में उसने कितने पैसे चुका दिए ये निकालना पड़ेगा सर। तो फिर से क्या दिख रहा है, वर्ड प्रॉब्लम में सम की कहानी आ गई, यानी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब देखो इस सवाल में एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, पता नहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया। इस सवाल में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। इंटरेस्टिंग चीज क्या थी समझना, तो याद करिए सवाल ने आपको डायरेक्टली बता दिया था, डायरेक्टली ये मेंशन कर दिया था कि पैसे चुकाने में मेरे बड़े भाई को 40 इंस्टॉलमेंट्स लग रहे हैं। सही बात है सर, सवाल ने ये डायरेक्टली आपको बता दिया था, लेकिन अगर ये नहीं भी बताता ना तो भी आप निकाल सकते थे। कैसे समझना बात को, आपको सीक्वेंस दे दिया गया था, पहले महीने में 1000 रुपए, दूसरे महीने में 1100, तीसरे महीने में 1200, चौथे महीने में 1300, ऐसे करते करते जाना है। इस तरीके से जाना है कि ये सारे पैसे जोड़ने के बाद फाइनली जो रिजल्ट है 1,18,000 के बराबर आ जाना चाहिए। यही कॉमन सेंस है सर। अब देखो मान लो सवाल नहीं बताता कि इन टोटल ऐसे करते हुए कितने इंस्टॉलमेंट लगेंगे ये पैसा चुकाने में, तो क्या हम निकाल नहीं सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। कैसे? इसी फंडे पे निकाल सकते थे। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, क्या अज्यूम कर लेता हूं कि ऐसे करते करते शुरू के n टर्म्स लगे हैं, शुरू के n इंस्टॉलमेंट्स लगे हैं, तब जाके पैसा चुका है। तो शुरू के n इंस्टॉलमेंट्स लगे हैं, शुरू के n टर्म्स लगे हैं सर, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बराबर 1,18,000 हो गया सर। तो सम का फॉर्मूला लगाइए, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, 2 इंटू 1,000 यानी कि 2,000, 2a प्लस n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस 100 का है सर,
यहाँ पे 100 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज बराबर 1,18,000 यहाँ पे लिख लिया सर। क्या दिख रहा है, कैलकुलेशन सिंपल की जा सकती है, 100 कॉमन हो जाएगा। 100 कॉमन लेके यहीं पे थोड़ा सा फटाफट काट लें सर, तो कहानी है n/2, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस यहाँ पे कहानी बचेगी n-1 ब्रैकेट क्लोज बराबर 1180, ये हो जाएगा सर यहाँ पे। यानी कि 2 को उस तरफ भेज दे सर, तो यहाँ पे n ब्रैकेट के अंदर 19 प्लस n बराबर 2 उस तरफ जाएगा, तो 118 दूनी के सर कितना हो जाएगा, 236 और 10, ये बन गया सर। यानी n में क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, n इंटू एन, n स्क्वायर प्लस 19n, इसको इस तरह बुला ले -2360, इतना बराबर 0 हो जाएगा सर। यहाँ पे इतना बराबर 0 हो जाएगा सर। क्लियर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो सर, यहां पे दिख रहा, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर, तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स पे दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो 2360 देखते हैं सर। यहां पे सबसे पहले 10 से डिवाइड किया जाए सर, यहां पे तो 236 हो जाएगा। फिर 2 से करें सर तो 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16। फिर 2 से करें सर तो 2 5 10, 2 9 18 हो जाएगा सर। यहाँ पे अब देखो 10 2 20 2 40 और 59 और 40 मिलके क्या आपको 19 नहीं दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे सर। 59 में 40 घटा दोगे 19 आ जाएगा सर। तो कैसे ये स्प्लिट होना चाहिए समझ में आ गया है। n स्क्वायर प्लस 59n और इसके बाद माइनस 40n माइनस 2360 बराबर 0 हो जाएगा। पेयरिंग कर लेते हैं सर। पेयरिंग यहां पे कर लेंगे तो क्या हो रहा है समझना। तो ये बन गया है सर n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 59 माइनस यहां पे भी 40 कॉमन ब्रैकेट के अंदर n प्लस 59 बराबर 0। यहां से फैक्टराइज करें सर तो n प्लस 59 एक फैक्टर बनेगा, इसके बाद n माइनस 40 एक फैक्टर बनेगा बराबर 0। यहां से n बराबर माइनस 59, यहां से n बराबर 40। अब समझना सर n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, कॉमन सेंस की बात है सर। n क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने टर्म्स है, तो क्या टर्म्स की संख्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है सर। ये आंसर रिजेक्ट। वैलिड आंसर n बराबर 40, यानी कि इस सीक्वेंस में इन टोटल 40 टर्म्स है। यानी कि इन टोटल ये क्लियर होता है कि ऐसे करके पैसे लौटाने में 40 इंस्टॉलमेंट्स लगे हमारे बड़े भाई को। तो ये जानकारी सवाल ने आपके सहूलियत के लिए दे दी, चाहता तो छुपा भी सकता था, छुपा लेता तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। सॉल्व कर लेते, फटाफट कहानी नोट डाउन करो। तो इसके साथ फट से अब लेक्चर को एंड करेंगे। उम्मीद करूंगा मजा आया होगा, सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बार बार कह रहा हूं ये शुरू के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करो। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो सर, काफी काम की चीज है आपके टर्म 2 के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो होमवर्क याद रखिएगा सर, आपके होमवर्क को मैं देखता रहूंगा लाइव चैट में। तो यहां पे जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा, जो भी 3 स्टूडेंट सबसे तेज आंसर देंगे उनका नाम कम्युनिटी पोस्ट में चला जाएगा। इसके साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं सर। थैंक यू।